आज सुबह जब मैंने ट्विटर खोला ना तो उस पे एक ही चीज देखी, 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। तो दोस्तों आप समझ गए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था ट्विटर पे। काफी सारे बड़े बड़े लोग के जो ट्विटर प्रोफाइल्स है ना वो हैक हो गए, तो सारे के सारे हाई प्रोफाइल अकाउंट थे और लग रहा था कि भीख मांग रहे हैं। मतलब कि एप्पल कह रही थी हमें कमी, आज तक एक ट्वीट नहीं करा एप्पल ने, वो लोग कहने लगे हमें बिटकॉइन चाहिए, यानी कि 25 दिन में पैसे डबल की स्कीम चल रही थी। यार ये बात भी हो जाती, यहाँ तक कि बिल गेट्स, बराक ओबामा, इलॉन मस्क, ये सारे जो लोग हैं ना वो कर रहे थे। और देख के लगता है कि मैसिव सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है यहाँ पे, और लग रहा है कि आईडी पासवर्ड किसी और तरीके से एक्सेस करा गया है, क्योंकि जितने भी हाई प्रोफाइल्स अकाउंट है ना सिर्फ वो ही एक्सेस हुए थे, जो कि काफी बड़ी बात हो जाती है। और तो और ये बात भी पता चली कि जो बिटकॉइन एड्रेस जो शेयर हुआ था ना, तो वहां पे 89 लाख रुपीस तक के डोनेशंस आ चुके हैं अभी तक। मतलब एक अंदाजा लगाया गया जिससे इतना नुकसान हुआ है। वैसे काफ़ी सारे जो हाई प्रोफाइल अकाउंट है ना वो नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी फिक्स कर दी जैसे इशू बड़ा होता। लेकिन देख के लगता है कि ट्विटर जैसी चीज़ इतनी जल्दी हैक हो गई और बहुत बड़े बड़े अकाउंट हैक हो गए। खैर वैसे बाय द वे मैं भी ट्विटर पर हूँ, अगर आपको मेरे को फॉलो करना है तो कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस तरीके से अगर कोई आपसे रुपए मांगूँ या फिर स्पेशली आपको बिटकॉइन एड्रेस से बिटकॉइन मांगूँ ना, तो समझ जाना वो अकाउंट भी हैक हो चुका है, यानी कि चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन लगता है कि ये जो चीज़ है ना सॉल्व की जा सकती है, मतलब कि आसानी से जो ट्विटर ने से सॉल्व कर सकती है और पता लगा सकती है एग्जैक्टली कहाँ से हो रहा है। तो यार बिटकॉइन स्कैम है, ट्विटर पे बहुत बड़ा हैक है, और इससे पहले इतना हाई प्रोफाइल हैक तो नहीं देखा जिसपे बिल गेट्स, बराक ओबामा, इलॉन मस्क, एप्पल को ऑफिशियल अकाउंट ही हैक हो जाए। ज़्यादातर वेरीफाइड और बड़े अकाउंट्स हैक हुए जिनकी जो रीच होती है वो मिलियंस में होती है, और ये सोच के करते हैं कि अगर इतना बड़ा हैक कर दिया और इतने सारे ट्वीट अगर हमने कर दिए तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो कि कर देते हैं। तो आप इंटरनेट पे किसी पे भरोसा मत कीजिए। कोई भी स्ट्रेंजर अगर आपसे पैसा मांगे तो उसे बिल्कुल भी मत दीजिए, खास तौर पर अगर वो मैसेज में आ रहा है, ट्वीट में आ रहा है, पोस्ट में अगर ऐसे आ रहा है तो नहीं। फ़ोन वोन की तो बात अलग है, मतलब फ़ोन पर भी अगर जान पहचान है तभी, मतलब आप समझ सकते हो ना। इस टाइप से 2 नंबर के जो काम होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। खैर ये बात हो जाती है। और इसी के साथ ही कल जियो का जो था AGM, यानी कि रिलायंस AGM था, जहाँ पे पता चल गया कि आने वाले समय में जियो 5G डेफिनेटली आने वाला है। जियो 5G की स्टेट के बारे में बता देता हूँ। जियो 5G है ना, मतलब जियो पूरी तरीके से तैयार है, जियो के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इन हाउस, यानी कि होम इंडिया बेस्ड उन्होंने टेक्नोलॉजीज डेवलप करी जिसका यूज़ करके वो 5G को डिप्लॉय करेंगे। लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्पेक्ट्रम होता है ना 5G का वो एलोकेट नहीं किया है। अभी इंडियन गवर्नमेंट जब 5G स्पेक्ट्रम एलोकेट करेगी उसमें जियो जल्दी से जाके खरीद लेगी, और उसके तुरंत बाद आपको फील्ड टेस्टिंग देखने को मिलेगी। और उन्होंने बोला कि अगले साल के एंड तक अब जियो का 5G देख सकते हैं। और जियो ने पहले बोला कि उनका जो 5G है ना, मतलब कि जियो का जो पूरा नेटवर्क है ना वो IP बेस्ड है और फाइबर ऑप्टिक केबल पे बेस्ड है पूरा का पूरा नेटवर्क। तो आप समझ सकते हैं कि वो काफ़ी हद तक तैयार है 5G को इंप्लीमेंट करने के लिए। और मेरे को लगता है कि जियो अगर 5G लाएगी तो मोस्ट प्रोबेबली शुरुआत में शायद से आपको सब 6 GHz बैंड वाला 5G देखने को मिले, और उसके बाद शायद MM वेव वाला देखने को मिले। लेकिन काफ़ी बड़ी चीज़ और काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट किया है। ऐसा बड़ा अनाउंसमेंट अभी तक हमने वोडाफोन की तरफ से भी नहीं देखा, ना ही हमने एयरटेल की तरफ से देखा। ये बात हो जाती है। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और जियो 5G का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। वैसे जियो का आपको याद है, जियो ग्लास 75 ग्राम्स वेट है, मल्टीपल एप्लीकेशन चलती है, मिक्स्ड रियलिटी जो ग्लास है आपको वो देखने को मिलता है यार, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन देखते हैं मार्केट में कब आता है, क्योंकि एप्पल ग्लास भी आने वाला है और इन सब की जो टक्कर होगी ना वो काफ़ी घमासान होगी। और देख के लगता है कि जियो है ना इस बार बड़ा खेलने वाला है, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल का जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो डेवलप होने वाले जियो की तरफ से। खैर टाइम टू टाइम देखने वाली बात होगी एग्जैक्टली टाइम पे क्या आता है। मतलब मोबाइल फ़ोन कंपनी तो बन गए, सिम कार्ड तो आ गए आप लोग के, अब आगे क्या, मतलब 5G आने वाला है। अब स्मार्ट ग्लासेस के बारे में बात सुन रहे हैं, यहाँ तक कि ये बात भी सुनिए कि आने वाले समय में आपको जियो की तरफ से 5G अफोर्डेबल स्मार्टफोन जिसके अंदर गूगल का एंड्रॉयड चलेगा, क्योंकि गूगल के साथ भी पार्टनरशिप हो गई है, क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप हो गई है, इंटेल ने भी इन्वेस्ट किया है। ये सारी जो कंपनीज है 5G के अंदर काम कर रही हैं और काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मतलब जियो के पास अब पैसा भी बहुत है, फंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब देख के लगता है कि अब आपको क्या क्या नए नए प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे यार, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। और लग रहा है कि अगले साल है ना जियो इससे भी बड़े अनाउंसमेंट करेगा। और इसी के बाद मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ओप्पो की 125 वॉट की जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो आई है, वैसे ही रियलमी भी अब ले आई है 125 वॉट की अल्ट्रा डार्ट, यानी कि टेक्नोलॉजी सेम है। ओप्पो लेके आ गई, मतलब ओप्पो की सुपर वूक जो अल्ट्रा वूक हम जो भी कह रहे हैं 125 वॉट की वो ले ले, या फिर अगर
हम रियलमी की अल्ट्रा डार्क ले ले, दोनों टेक्नोलॉजीज एग्जैक्ट सेम है। जी हाँ, एग्जैक्ट सेम, आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये है कि अब आपको ये टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन्स में देखने को मिलेगी, लेकिन अभी नहीं, आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और कंपनी ने इसे सिर्फ इसलिए शोकेस किया है ताकि मीडिया में उनका नाम हो, ताकि लोग उन्हें देखें और उन्हें एज अ इनोवेटिव कंपनी ले। रियलमी को देखे कि रियलमी इतना इनोवेशन कर रही है, ओप्पो को देखे कि वो इनोवेशन कर रही है, और लोग जो है ना वो ओप्पो के ऊपर ट्रस्ट बनाए, रियलमी के ऊपर ट्रस्ट बनाए, और जब फ़ोन लेने जाए तो रियलमी ओप्पो का फ़ोन खरीदें। क्योंकि इस टाइप से कंपनीज है ना मार्केटिंग और हाइप क्रिएट करती हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी ने इसने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी और आपकी इनकी जो इमेज होगी ना वो बनेगी एक इनोवेटिव कंपनी वाली। तो यार ये हो जाता है, कंपनीज है ना या कुछ भी कर रही है। खास बात है 125 वॉट चार्जिंग की, 33% चार्ज कर देता है बैटरी को, 0 to 33% सिर्फ 3 मिनट के अंदर, और 15 मिनट के अंदर 4000 mAh की बैटरी कंप्लीटली चार्ज हो जाती है। ये बात हो जाती है। खैर ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ जो बैटरी का जो डिग्रेडेशन होता है वो ज़्यादा होता है। कहा जा रहा है कि 2 साल के अंदर जो बैटरी है ना वो आपकी 80% रह जाएगी, यानी कि 20% डिग्रेड हो जाएगी। 4000 mAh की बैटरी, चलो 5000 mAh की बैटरी अगर आपने ली तो वो 4000 mAh की हो जाएगी 2 साल के बाद। जी हाँ, ऐसी बात होगी। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि फास्ट चार्जिंग करने से बैटरी लाइफ पे तो इम्पैक्ट पड़ता ही है और डिग्रेडेशन वही होता है बैटरी के अंदर। क्योंकि अभी भी ये लोग हैं ना, इन्होंने चार्जिंग की टेक्नोलॉजीज इंप्रूव करी, इन्होंने स्पेशल सेफ्टी मैकेनिज्म डाल दी, सारी चीज़ें डाल दी, लेकिन इंटरनल जो मटेरियल है ना वो लिथियम आयन है। अब आप समझ सकते हैं कि लिथियम आयन अगर अभी भी यूज़ हो रहा है, जो कि सालों पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। मेरे को लगता है कि फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी डेफिनेटली अच्छी है, लेकिन जो बैटरी की टेक्नोलॉजी है ना उसे इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अब बारी कर रहे हैं कि हम ग्राफीन बैटरीज कब देखने को मिलेंगी, सॉलिड स्टेट बैटरीज के बारे में बातचीत चल रही है, क्योंकि इतने सालों से हम सुनते ही आ रहे हैं, अभी तक इसका डेमो देखा नहीं। अगर कंपनीज को अगर लिटरली कुछ इनोवेशन करना है ना, चार्जिंग के ऊपर तुम ओवर इनोवेशन कर चुके हो, बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर इनोवेशन करो कि बैटरी हो वो जल्दी चार्ज हो, बहुत ही धीरे धीरे डिस्चार्ज हो, और 2 हफ्ते भर तक आपका बैटरी बैकअप आपको देखने को मिले, रोज़ रोज़ की चार्जिंग झंझट से बचा लो। कुछ इस टाइप की चीज़ हो ना तो यार काफ़ी बड़ी बात होगी। खैर ये बात हो जाती है। इसी के साथ ही सैमसंग के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो है कि सैमसंग के महंगे फ़ोन्स में आपको अभी OIS देखने को मिलता था, लेकिन जो है ना सैमसंग कुछ प्लान कर रही है कि गैलेक्सी E सीरीज़ के फ़ोन्स में भी आपको OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देगी। क्योंकि धीरे धीरे जो सैमसंग है ना वो अब जो इनोवेशन वगैरह करती है ना अपनी S सीरीज़ के अंदर नहीं करती। S सीरीज़ को वो काफ़ी सेफ साउंड तरीके से खेलते हैं, E सीरीज़ के अंदर करते हैं, और E सीरीज़ में भी इतना ज़्यादा नहीं करते। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, A सीरीज़ बजट के अंदर आपको थोड़े महंगे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। नोट 10 लाइट की बात करें, वहाँ पे आपको S पेन देखने को मिला। कभी सैमसंग ने इतने कम प्राइस के अंदर, मतलब कि ऑब्वियसली नोट सीरीज़ के अलावा उसका कोई लाइट वर्जन नहीं निकाला, उसमें कभी S पेन नहीं दिया। ये बात हो जाती है। इसी के साथ ही सैमसंग ने स्नैपड्रैगन 855 नहीं दिया, S10 के साथ दिया, और कहा जा रहा है कि S20 लाइट के साथ भी आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये बात हो जाती है। इसी के साथ ही जो महंगी टेक्नोलॉजीज है ना वो अपने धीरे धीरे थोड़े सस्ते फ़ोन्स में भी डालना स्टार्ट कर रहे हैं, और A सीरीज़ के अंदर अगर OIS मिलेगा तो काफ़ी बढ़िया बात होगी। वैसे OnePlus Nord जो है ना वो भी OIS के साथ आने वाला है, शायद इसका कुछ इंपैक्ट पड़ा हो, क्योंकि अब मार्केट में अगर बिलो 30,000 में अगर आपको OIS वाले फ़ोन्स देखने को मिलने लगे तो डेफिनेटली इस चीज़ का इंप्रूवमेंट पड़ेगा। और सैमसंग है ना, बाकी सारी कंपनीज है ना, वो भी अब धीरे धीरे ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं जिन्हें वो लगता है कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रियल वर्ल्ड में रियल केस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे OIS, तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे को लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखते हैं कि सबसे पहला गैलेक्सी A सीरीज़ का कौन सा फ़ोन होता है जो कि OIS में देखने को मिलता है। और अगर OIS की बात कर रहे हैं तो आज हमें गिम्बल कैमरे वाला फ़ोन है ना उसका लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि था वीवो का X50 Pro। अब एक बात बता देता हूँ, X सीरीज़ जो रहती है थोड़ी सी इनोवेटिव वाली सीरीज़ रहती है। X21 पहला फ़ोन था जिसमें आपको पहला अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिला था, और X50 Pro निकाली। X50 के अंदर स्नैपड्रैगन 730 चिपसेट है, 35,000 से कीमत स्टार्ट होती है, और X50 Pro जिसमें स्नैपड्रैगन 765G, इंडिया का फर्स्ट फोन है, इसमें स्नैपड्रैगन 765G आ रहा है, इंडिया का फर्स्ट फोन है, इसमें आपको गिम्बल कैमरा देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ एक कस्टम सोनी का IMX 598 सेंसर देखने को मिल रहा है। यार ये बात हो जाती है, लेकिन मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ इतनी सारी टेक्नोलॉजीज उन्होंने इसमें डाल दी, लेकिन कीमत है ना थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। अब उसके पीछे का रीज़न मैंने मतलब बताया भी आप लोगों की एग्जैक्टली इस साल जो है ना फ़ोन की कीमत हाथ से निकल रही है, और आपको बहुत ज़्यादा कीमत देखने को मिलने वाली है मोबाइल फ़ोन्स की। यस, ये शुरुआत हो चुकी है, और धीरे धीरे अब ये ट्रेंड और ज़्यादा देखें कि मोबाइल फ़ोन्स जो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सस्ता होगा, वो सब महंगे ही होने वाले। आपको सस्ते फ़ोन अक्सर भूल जाओ कि आपको देखने को मिलेंगे। कंपनीज ऐसा पर्सपेक्टिव बना देंगे कि आपको एक सस्ता फ़ोन देखने को मिल रहा है। नॉर्ड का भी मैं कह रहा हूँ कि लोगों को लग रहा है कि 20,000 25,000 से कम होगा, नहीं, 25 से 30 कीमत होगी, इससे सस्ता नहीं होगा।
ये बात आप ध्यान रख लो। लेकिन अब उन्होंने ऐसी इमेज बना दी कि 25 से 30 लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इनकी एक्सपेक्टेड चीज़ है, तो 25 से 30 लोग डाइजेस्ट कर जाएंगे क्योंकि उन्हें इतना महंगा लग नहीं रहा। लेकिन ये वही एरिया है जहाँ पे आज से 2 साल पहले आपको स्नैपड्रैगन 800 सीरीज के चिपसेट देखने को मिलते थे। बिलो 30,000 में आपको 2 फ़ोन गिना सकता हूँ 2018 में, जिनमें स्नैपड्रैगन 845 था, पोको F1 और Asus का Zenfone 5G। उसके अंदर आपको देखने को मिला था स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट बिलो 30,000 के अंदर। आप खुद सोचो कि एक ज़माने में हम बिलो 30,000 में लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 800 सीरीज प्रोसेसर के बारे में बात करते थे। आज की हम बात करें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 700 सीरीज के प्रोसेसर के बारे में। यहाँ प्राइस इंक्रीज हुआ है। लोग बात समझ नहीं रहे हैं, लेकिन हुआ इंक्रीज और आप ऐसी वैल्यू फॉर मनी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इवन आपको फ़ोन्स देखने को मिलेंगे बाहर कंट्रीज़ में इधर उधर, लेकिन अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या होगा कि अगर मान लो कोई वैल्यू फॉर मनी फ़ोन आ भी गया, मान लो एग्जांपल लेते हैं पोको M2 Pro का या फिर मोटोरोला One Fusion Plus का, सेल में आते हैं, मिलते नहीं है, क्वांटिटी बहुत कम होती है, कुछ टाइम के बाद इनकी कीमत बढ़ा देते हैं। इनिशियली कीमत कम रखी जाती है इन ऑनलाइन वाले फ़ोन्स की, फिर ऑफलाइन में बढ़ा दी जाती है। ये बात हो जाती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और आज के समय में मैं आपको बता चुका हूँ। ये जितने भी फ़ोन्स आपको लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले, चलो X50 Pro तो छोटा सा एग्जाम्पल है, नॉर्ड की भी बात कर लेते हैं। नॉर्ड की प्री बुकिंग हुई थी, प्री बुकिंग में भी बहुत लिमिटेड यूनिट्स रखी थी, और नॉर्ड के बारे में बात बता रहा हूँ, उसकी ज़्यादा सेल्स हो नहीं पा रही क्योंकि जो चाइना से जो शिपमेंट्स आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कंपनीज को, सारी कंपनीज को हो रहा है, इंक्लूडिंग Xiaomi, पोको। इन सब के जो कंपोनेंट, जो पार्ट्स होते हैं ना, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में आ रहे हैं, जिस कारण से वो ज़्यादा फ़ोन्स बना नहीं पा रहे। इवन इंडिया में जो असेंबलिंग होती थी वो नहीं कर पा रहे हैं। Xiaomi हो गई, Realme हो गई, यहाँ पे आपकी Oppo हो गई, Vivo हो गई, सारी कंपनीज के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। और अभी के समय कोई फ़ोन अगर लॉन्च अगर होता भी है तो भी उसकी आपको फ्लैश सेल ही देखने को मिलेगी। वो काफ़ी लंबे टाइम तक फ्लैश सेल होगी, फिर 1-1.5 महीने के बाद नॉर्मल सेल में देखने को मिलेगा। अगर बात करें OnePlus 8 Pro, यार वो भी अभी कुछ दिन में पहले तब देख रहा था 55,000 का फ़ोन है, वो भी सेल में बिक रहा था। वो फ़ोन लॉन्च कब होता है? अप्रैल में हुआ था, ये अभी जुलाई चल रहा है। नॉर्ड के साथ भी सिमिलर केस होने वाला है। नॉर्ड की भी मैं बता रहा हूँ, डिमांड इतनी ज़्यादा है लेकिन सप्लाई इतनी नहीं है। भले ही वो कम कीमत में निकाल दें उसे, लेकिन एग्जैक्टली लोगों तक पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि जो सेल्स है वो बहुत कम होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट जो कंपनी के पास रहती है वो अभी उतनी है नहीं। कंपनीज़ को फ़ोन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, कंपनीज़ को बाहर से जो इम्पोर्ट होता है करके लाना उसमें प्रॉब्लम आ रही है, और इस सब का जो इम्पैक्ट है ना फ़ोन की प्राइसिंग पर भी पड़ रहा है। तो यार ये बात हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी चलो एक और ओपिनियन देता हूँ Vivo X50 Pro के बारे में। तो X50 Pro जो है ना, वो Vivo ने सिर्फ दिखाने के लिए बनाया, वो Vivo के दिखाने के जाते हैं, वो बेचने वाला फ़ोन नहीं है। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे फ़ोन में स्नैपड्रैगन 765G का पहला फ़ोन लेके इंडिया में। चलो ये बात हटा देते, लेकिन वो अपना कैमरे पे ऊपर फोकस करेंगे, डिज़ाइन के ऊपर फोकस करेंगे, वो कहेंगे कि हमने पहला फ़ोन बनाया जिसमें आपको गिम्बल कैमरा देखने को मिल रहा है। इस चक्कर में Vivo की जो ब्रांड इमेज है ना वो इंप्रूव होती है। ओप्पो भी ऐसा करती है, Vivo भी ऐसा करता है, और इसमें बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। सबसे पहला पेरिस्कोप कैमरा या फिर शार्क फिन, अगर आपको याद है तो रीनो सीरीज़ में देखने को मिला था। यार इस टाइप की चीज़ें ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं ताकि इनकी ब्रांड इमेज चेंज हो और इनके जो थोड़े सस्ते फ़ोन से वो बिके। ये लोग मतलब इस चीज़ पे फोकस रखते हैं, ये फ़ोन के ऊपर ये फोकस नहीं रखते कि 50,000 का फ़ोन अगर हमने निकाल दिया तो लोग कहेंगे ओवर प्राइस्ड है। बात ओवर प्राइसिंग की नहीं है, बात है कि हमने एक फ़ोन निकाल दिया, वो उनमें मालूम है कि ये फ़ोन इतना बिकेगा नहीं, लेकिन उसके चक्कर में उसके सस्ते फ़ोन बिकेंगे। मैं आप लोगों को बता सकता हूँ X50 Pro काफ़ी महंगा फ़ोन है 50,000 का, लेकिन वो इतना नहीं बिकेगा। जो 35,000 का X50 है ना वो बिकेगा, ऑफलाइन में बिकेगा। ऑफलाइन के अंदर भी मैं आपको बता सकता हूँ अभी कुछ समय बाद डिस्काउंट आ जाएगा उस फ़ोन पे भी, और वो बिलो 30,000 में बिकना स्टार्ट हो जाएगा, और वो बिकता रहेगा क्योंकि अपने डिज़ाइन कैमरा के कारण वो बिकेगा। लोग दो चीज़ें देखते हैं ऑफलाइन में, मैंने देखा है, डिज़ाइन फ़ोन का अगर अच्छा है और कैमरा अगर अच्छा है फ़ोन बिक जाता है, प्रोसेसर के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ये एक रियल वर्ल्ड की बात है, मतलब दुकान पर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। और इंडिया में 60 to 70% फ़ोन्स ऐसे ही बिकते हैं। खैर ये बात हो जाती है। और इसी के साथ ही अगर बात करें तो यार माधव शेठ ने आज एक बयान दिया था, उसे देख के लगता है कि उन्होंने बोला है कि 60% ऑफ अवर स्मार्टफोन कंपोनेंट्स आर परचेज्ड इन इंडिया। यानी कि 60% कंपोनेंट जो वो यूज़ करते हैं स्मार्टफोन्स के, वो सारे के सारे इंडिया में ही खरीदे जाते हैं, इंडिया में ही बनते हैं, और 40% चीज़ें हम इम्पोर्ट करके लाते हैं। लेकिन यार मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, आपको मतलब 60% कंपोनेंट्स इंडिया में आ गए, लेकिन फ़ोन को बनाने का जो 40% चीज़ है ना वो बाहर से आएगी, और जब तक वो चीज़ बाहर से क्लियर नहीं होगी, कस्टम उसे क्लियर नहीं करता, शिपमेंट्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक फ़ोन बन नहीं पाएगा। और ये प्रॉब्लम सबके साथ है, मतलब मैं बता चुका हूँ। सैमसंग के साथ थोड़ी कम है, सैमसंग की क्या इंडिया में फैक्ट्री, काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स है वो भी इंडिया में बना रहे हैं, और जो मेजॉरिटी कंपोनेंट्स होते हैं ना वो चाइना से नहीं, वो ताइवान और कोरिया से मंगवाते हैं। इसलिए सैमसंग को इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, सारी चाइनीज़ कंपनी को प्रॉब्लम हो रही है, इंक्लूडिंग एप्पल भी इस लिस्ट में। तो आने वाले समय में जितने भी लेटेस्ट फ़ोन आपको लॉन्च होते हुए देखने को मिलेंगे,
आप इनकी कीमत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कम कीमत में लॉन्च हो लेकिन आगे चल के इनकी कीमत बढ़ा दी जाए। और चौथी चीज़ ये कि आसानी से मिलने नहीं वाले, आपको फ्लैश सेल में ही इंतज़ार करना पड़ेगा। फ्लैश सेल में बहुत ही कम यूनिट्स होंगी और आपको मतलब करना पड़ेगा, मतलब इस टाइप की चीज़ रहेगी। नॉर्ड के साथ भी आप मान के रखिए कि सेल्स की डेट कंफर्म नहीं है, 28 जुलाई के बाद इसकी सेल स्टार्ट होंगी। पहली सेल के बाद दूसरी सेल आने में बहुत टाइम लगेगा, पहली सेल थोड़ी जल्दी हो जाए लेकिन यूनिट्स बहुत कम होगी। जिन लोगों ने प्री बुक किया है ना, उन लोगों को भी सेल में पार्ट लेना पड़ेगा और उसके बाद जाके आप उसको परचेज कर पाओगे, लेकिन सेल में यूनिट्स बहुत कम है, ये बात हो जाती है। खैर इस साल जो है स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है और सेल्स है पूरा उल्टा पुल्टा हो रखा और काफ़ी लंबे समय तक ऐसा रहने वाला है, मतलब 1.5 साल तो आप वेट करो। अब आप भूल जाओ कि आपको कोई सही समय है फ़ोन खरीदने का सही समय नहीं है। हाँ लेकिन फ़ोन के अंदर जो इनोवेशन का है ना वो है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा तैयार हो चुकी है और आपको देखने को मिलेंगी। अभी तो गिम्बल कैमरा एक छोटा सा एग्जांपल है, 125 वॉट चार्जिंग हो गई, इसका भी फ़ोन आना बाकी है। इसके साथ ही अंडर डिस्प्ले कैमरा, उसका भी इंतजार कर रहे हैं कि दुनिया का पहला फ़ोन कौन सा होता है जिसमें अंडर डिस्प्ले कैमरा होता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है, मतलब खबर है मेरी, दिसंबर तक शायद आपको किसी न किसी की तरफ से देखने को मिल सकता है और कोई चाइनीज़ कंपनीज ही होगी जो ये चीज़ लेकर आएगी। आप ये बात चलिए बताना कौन सी कंपनी हो सकती है, बात कमेंट में बताना ना भूलना। इसी के साथ ही बात कर तो आजकल क्या है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट के ना क्लोन्स घूम रहे हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भर भर के ऐड आ रहे हैं और देख के लगता है कि फेक वेबसाइट है। फ्लिपकार्ट का नाम कर देते हैं FLPCART या फिर FLPKART, इस नाम से वेबसाइट खुल जाती है, .com लगा रहता है, लोग उस पर पे कर देते हैं और बोलते कि वेबसाइट वाले 2000 रुपये में आपको देखने को मिल रहा है आपको आईफोन 10, 3000 रुपये में देखने को मिल रहा है आपको आईफोन 11 Pro Max। यार इस तरीके की चीज़ें हो रही है। अमेजन की फेक वेबसाइट देखी थी, उसका नाम था AMZONE। फेक वेबसाइट चल रही है, रोज नई वेबसाइट बंद होती है, रोज नई खुल जाती है और ये स्कैम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो गूगल एड्स और जो फेसबुक एड्स होते हैं ना उसके थ्रू कर रहे हैं। अब ये पता नहीं यार, ये एड्स को जो वेरीफाई करते हैं, जो मतलब करते हैं ना, अप्रूव करते हैं कि ये अब आपका एड सही है, हाँ से अप्रूव करके आगे बढ़ाते हैं। ये लोग कर क्या रहे हैं, मतलब इन्होंने क्या पी के बैठे हैं यार, ये लोग समझ में नहीं आता। मतलब ऐसे स्कैम वाले जो एड्स हैं ना प्रमोट हो रहे हैं। इवन यूट्यूब पे तो इससे ही बुरी स्थिति है। अभी कुछ समय पहले तक ज़्यादा थे, अभी थोड़े कम हुए, लेकिन हर दूसरे दिन या फिर हर महीने कुछ ना कुछ नए टाइप का आपको एक एड बेस्ड स्कैम देखने को मिल जाता है, जहाँ पे एक स्कैम को प्रमोट किया जा रहा है उस एड के अंदर। पता नहीं ये लोग अप्रूव कैसे कर देते हैं। खैर ये बात है। सिवाय आज के समय बस एक ही अच्छी चीज़ करी यूट्यूब ने, वो ये किया कि उन्होंने HD वीडियो क्वालिटी होती है ना वो रिस्टोर कर दी इंडिया के अंदर। लेकिन अभी मैंने चेक किया सिर्फ वाईफाई पे है और कुछ कुछ फ़ोन्स में अभी अवेलेबल है। धीरे धीरे अगर आपके फ़ोन तक नहीं आया तो आने वाले कुछ समय में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ ये 480p की लिमिट है, मेरे को मिल चुकी है। मतलब मेरे फ़ोन में 1440p तक दिखा रहा है और अगर आपके पास 4K वाला फ़ोन है कोई तो उसमें आपको 4K भी देखने को मिल जाएगा ऑप्शन। तो यार ये बात हो जाती है। तो एक अच्छी चीज़ करी यूट्यूब ने फाइनली कि जो SD या 480p वाली जो लिमिट थी ना वो हटा दी। अब आप फुल क्वालिटी में जो वीडियोस है ना आप उनका मजा ले सकते हैं। जी हाँ, ये बात हो जाती है। तो खैर चलिए बात करते हैं आप लोग कुछ कमेंट्स के बारे में और पता लगाते हैं क्या है। तो यहाँ पे सवाल है कि आराम रहेर का, वो पूछ रहे हैं कि MIUI में रैंडम कोर एड्स डालने के लिए फ़ोन को सर्वर के साथ कनेक्ट किया जाता है। बिल्कुल, अगर एड्स डालने के लिए सर्वर यूज़ होता है तो हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है क्या? एग्जैक्टली चीज़ है ना, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में Xiaomi ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। लेकिन बेसिकली क्या किया जाता है कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आपके डेटा को एक्सेस कर रही है तो उसके लिए आपकी परमिशन लेती है। जैसे सिक्योरिटी ऐप है ना, अगर आप उसे एग्री कर देते हो तो सारी परमिशन ले लेती है। यानी कि आपके कॉन्टैक्ट, स्टोरेज, ये सारा डेटा वो फ़ोन का उसे एक्सेस कर सकते, उसे बाहर भेज सकते हैं, क्योंकि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है। अगर आप सारी चीज़ें ऑफ कर दो फ़ोन के अंदर, ये आप कर सकते हो। इसके साथ ही सारी जितनी भी बिल्ट इन ऐप्स होती हैं उनका यूज़ मत करो, सारी थर्ड पार्टी ऐप्स का यूज़ करो। तो यार ये बात होती है, मतलब कि जब फ़ोन को सेटअप कर रहे हो तभी कुछ चीज़ें डिसेबल करके रखो, किसको परमिशन देनी है नहीं देनी। अगर इस टाइप की चीज़ें रखोगे तो आपका डेटा मोस्ट प्रोबेबली सिक्योर रहेगा। अगर आपको और चीज़ें करनी है तो ADB कमांड का यूज़ करके जो ब्लोटवेयर से या जो ऐप से जो आपका डेटा शेयर वगैरह कर सकती हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं उनको कंप्लीटली रिमूव कर दो। या फिर एक और बेस्ट तरीका है, कस्टम रोम फ्लैश कर दो, बूट लोडर अनलॉक करो, उस पर कस्टम रोम फ्लैश कर दो, फिर तो Xiaomi ना ऐड दिखा पाएगी ना कुछ कर पाएगी। सबसे बेस्ट तरीका फिर तो वही हो जाता है। हाँ लेकिन होती हैं ऐसी प्रॉब्लम, लेकिन अभी तो हमारे पास क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। अगर कोई भी ऐप अगर पकड़ी जाती है, मतलब अगर ऐसा बड़े पैमाने पर अगर हो रहा होता है ना कि फ़ोन के अंदर डेटा और इन पे अगर आपका OS अगर शेयर कर रहा होता चीज़ें, तो ये चीज़ अभी तक पकड़ी जा चुकी होती। जैसे मी ब्राउज़र था, वो आपका क्या था कि जो URL होता है वो शेयर कर रहा था Xiaomi के सर्वर के साथ, तो वो चीज़ पकड़ी गई थी, तो उससे पता चल गया था। तो इस टाइप की चीज़ें होती रहती। करंटली जो बिल्ट इन ऐप्स हैं और जो बिल्ट इन सेटिंग्स हैं ना वही करती। वहाँ पे अगर आप सारी चीज़ें ऑफ वगैरह करके रखोगे ना
तो उस समय आप अपने डेटा को थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये बात हो जाती है। एक साथ ही गोपी मिश्रा का सवाल है कि वाई गेमिंग पीसी आर बेटर देन गेमिंग कंसोल, वाई पीपल सेट गेमिंग पीसी इंस्टेड ऑफ गेमिंग कंसोल फॉर बेटर परफॉर्मेंस। एक्चुअली गेमिंग पीसीज में क्या रहता है कि आपका अपना जो हार्डवेयर रहता है ना उस पर कंट्रोल रहता है और हार्डवेयर को अपग्रेड कर सकते हो। अभी मेरे पास मान लो GTX 1650 ग्राफिक कार्ड या 1660 Ti लगा हुआ है। अब मेरे को RTX 2080 Ti करना है, 2080 को अपग्रेड करना है, तो मैं उसमें अपग्रेड कर सकता हूँ, अपग्रेडेबिलिटी मिलती है और डेफिनेटली जब आप अपग्रेड करोगे तो आपको परफॉर्मेंस बूस्ट मिल जाता है। लेकिन गेमिंग पीसी पे जो मेजॉरिटी जो खर्चा होता है ना वो पीसी के हार्डवेयर पे होता है, गेम से उतना खर्चा नहीं करते। गेमिंग कंसोल पे उल्टा होता है, गेमिंग कंसोल सस्ता आता है एज कम्पेयर टू गेमिंग पीसी अगर उतना ही पावरफुल है तो, लेकिन बदले में आप गेम्स पे ज़्यादा खर्चा करते हो तो कहानी उल्टी हो जाती है। लेकिन रॉ परफॉर्मेंस के मामले में आपको गेमिंग पीसी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन के मामले में, गेम्स की परफॉर्मेंस के मामले में, एक्सक्लूसिव्स के मामले में गेमिंग कंसोल आ गया है। गेमिंग कंसोल क्या है कि आप लगाओ, आपने CD डाली, इंस्टॉल कर लिया, पीछे कंट्रोल लेके बैठ जाओ, आपको कुछ दिमाग लगाना नहीं है। गेमिंग पीसी में कई बार दिमाग लगाना पड़ता है, कई बार मतलब ज़्यादा चीज़ें ईजिली हो जाती है, लेकिन कोई ड्राइवर अपडेट आ गया, कोई इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, जो कि जनरली आती रहती है पीसी के अंदर। मतलब अगर आपने 1.5-2 साल से अगर एक ही पीसी लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो कम से कम आप कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आई होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, या फिर 2-3 साल के बाद तो कम से कम एक बार तो फॉर्मेट करना पड़ा ही होगा उसे। इस टाइप की चीज़ें आती रहती है गेमिंग पीसीज में प्रॉब्लम, इसलिए कुछ लोग पीसी मतलब कंसोल के ऊपर जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे हेडेक नहीं रहता, और जिन लोगों को प्राइस टू परफॉर्मेंस चाहिए वो लोग गेमिंग पीसी के ऊपर जाते हैं क्योंकि हार्डवेयर मिल जाता है पावरफुल, और जो गेम्स होते हैं ना वो भी सस्ते आते हैं, और फ्री के ऑप्शन तो आप जानते ही हो। तो यार ये बात हो जाती है। तो दोस्तों आज का ये था शो। अगर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।